Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री फॉर यू के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये टॉपिक जो है गोया के बहुत छोटा टॉपिक है सॉल्यूशंस के हवाले से, लेकिन इस टॉपिक की अहमियत ये है कि इसके बगैर रोड्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को जो है वो स्टडी करते हैं कि सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फ़र्क होता है। इस कंसेप्ट को स्टडी करने से पहले हम जो है नज़र डालते हैं कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। जैसे कि हमारे पास सबसे जो पहला पैरामीटर है वो है फेस। देखिए, फेज हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, आप भी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन हम फेज को जो है वो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फेज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सैंपल एवरी सैंपल ऑफ मैटर having uniform properties and fixed composition। ठीक है जी, यानी कि किसी मैटर जो है वो आपको पता है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ गिरती है उसको मैटर कहते हैं। तो सैंपल मैटर का वो सैंपल जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम रहती हैं। जैसे लिक्विड है आपके पास, लिक्विड लिक्विड रहेगा। लिक्विड और सॉलिड में और गैस में फ़र्क ये है कि उनके एटम्स के दरमियान स्पेसेस जो हैं वो डिफाइन करती हैं कि ये जो है वो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो गैस है, अगर बहुत कम स्पेस है तो सॉलिड है, और लिक्विड में इंटरमीडिएट स्पेस होती है। तो सैंपल वो होता है मैटर का वो सैंपल जिसकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, उसको हम ये कहते हैं, उसको हम फेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टर्म आती है जो हमने स्टडी करनी है वो है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है। देखें, सॉल्यूशन जो है बेसिकली दो बेसिक जो क्वांटिटीज़ हैं उनका मजमूआ है। एक जो है इसमें क्या है, एक इसमें होता है सॉल्यूट और एक इसमें होता है सॉल्वेंट। एक इसमें सॉल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट। दीज टू कंपोनेंट्स आर एसेंशियल फॉर मेकिंग सॉल्यूशन। ये दोनों कंपोनेंट्स जो होते हैं इनके बगैर जो है वो सॉल्यूशन जो है वो नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट की अपनी आइडेंटिटी होती है, सॉल्वेंट की अपनी आइडेंटिटी होती है। हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिर हम परखते कैसे हैं? देखें, ये भी इसका कंपोनेंट है सॉल्यूशन का और ये भी कंपोनेंट है। तो जो कंपोनेंट कम मिकदार में होता है, ठीक है, वो कंपोनेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, कंपोनेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, जो हमारे पास कंपोनेंट स्मॉलर क्वांटिटी में होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। और वो कंपोनेंट जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। कंपोनेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो है इन दोनों को कंबाइन करने से जो है आपके पास क्या बनता है? आपके पास सॉल्यूशन बनता है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन को अब अगर हम जहां पे डिफाइन करें तो सॉल्यूशन इज बेसिकली अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर कंपोनेंट्स। यानी कि अगर हम कहें होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा सॉल्यूशन।
अब अगर फॉर इसमें मतलब ये है कि सोल्यूट की अपनी आइडेंटिटी होती है, पहले सॉल्वेंट की अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों कंबाइन करते हैं और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वो दोनों बनाते हैं सॉल्यूशन, तो उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी कॉमन से एग्जांपल, कि अगर हमारे पास शुगर है, ठीक है, अगर हमारे पास शुगर है और शुगर का हम सॉल्यूशन बनाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो है वो एक लिक्विड आ जाएगा, से इसको आप कहते हैं इसको आप नाम दे सकते हैं मिक्सचर ऑफ शुगर, या इसको आप कह लें अब इसको ड्रिंक कह सकते हैं, चलें इसको ड्रिंक का नाम दे देते हैं, ये हम ड्रिंक करते हैं इसको, लिक्विड हमारे पास ड्रिंक आ गया। अब ये जो हमारे पास लिक्विड आया है, इसमें देखें आपको इसमें ना वाटर की क्वालिटीज जो है वो क्वालिटीज नजर आएंगी, ना ही इसमें आपको शुगर की क्वालिटीज नजर आएंगी, बल्कि एक नई पहचान। देखें, चीनी मीठी होती है, चीनी की पहचान कैसे होती है, जब आप उसको मुंह में डालते हैं तो वो मीठी होती है। वाटर की पहचान कैसे होती है, वाटर की पहचान, वाटर आपके सामने रख दे तो आप क्या कहेंगे, वाटर जो है क्या होता है जी, वाटर पीने के काबिल कब होगा, जब उसकी ना उसका कोई जायका होगा, ना उसके अंदर कोई बू होगी, और बिल्कुल देखने में क्या होगा, साफ होगा, बेरंग बेजायका और बेबू जब होता है, तुम कहते हैं वाटर। जब आप इसको देखेंगे तो आपको उसका जायका महसूस होगा, मतलब वाटर की आइडेंटिटी तो खत्म हो गई। पहले वाटर में से कोई हमें जो है, लेकिन जो अब आपके पास लिक्विड आया है उसमें से आपको शुगर का टेस्ट आ रहा है, और वाटर के उसके अंदर हो सकता है कि शुगर की वजह से थोड़ी बहुत उसके अंदर जो कलर है या उसका जो टेस्ट है उसके अंदर भी आपको फ़र्क नज़र आए। तो इससे क्या होगा कि वो दोनों जो सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे खो देते हैं। तो सोल्यूशन बनता ही तब है जब पार्टिकल साइज बिल्कुल भी आपको उसके अंदर पार्टिकल नज़र नहीं आते, चाहे आप उसके अंदर नमक डालें, चाहे आप उधर कोई भी चीज़ डालें, तो जब आप उसके अंदर डालेंगे तो बेसिकली इंट्रैक्शंस जो हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की, वो ऐसे अलाइन आपस में होनी चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे को अपने अंदर हल कर लें। अगर वो एक दूसरे को अपने अंदर हल नहीं करते तो वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। सस्पेंडेड पार्टिकल तो वो कोलाइड या इस तरह की चीज़ आपको उसमें नजर आएगी। तो सोल्यूशन के लिए दोनों कंपोनेंट्स का एक दूसरे के अंदर मर्ज होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा वो किसी सूरत भी ट्रू सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि हम उसको सोल्यूशन भी नहीं कह सकते। अब देखें, सोल्यूशन को बनाने के लिए हम बेसिकली जो है वो काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं सोल्यूशन को बनाने के लिए। जब भी आपको जब आप लैब्स में काम करते हैं या फिर आप जो है वो कोई प्रैक्टिकल वर्क या एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल जो है वो टास्क जो है वो सोल्यूशन बनाने पड़ते हैं, जिसमें से सोल्यूशन जो हैं वो नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है, मोलर भी होते हैं और मोलल भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीन किस्म के जो आपके पास सोल्यूशन हैं ये आपको बनाने पड़ते हैं, नॉर्मल, मोलर और मोलर। तो इन तीनों सोल्यूशंस को जो है वो हम देख लेते हैं। यानी कि सोल्यूशन जो हमारे पास जो हैं, सोल्यूशन हमारे पास जो हैं तीन तरह से हैं। एक हमारे पास है जी, कौन सा, एक हमारे पास हो जाएगा जी नॉर्मल, एक हमारे पास हो जाएगा जी मोलर, और एक हमारे पास कौन सा हो जाएगा जी मोलल। ये तीन किस्म के जो बेसिक यूनिट्स हैं हम बेसिकली यूज़ करते हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए, नॉर्मल, मोलर एंड मोलल। ये जो तीनों सॉल्यूशन हैं, इन तीनों सॉल्यूशंस को बनाने के लिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मेलिटी जो सॉल्यूशन की होती है वो क्या होती है, इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल जो आयंस होते हैं इसको हम कहते हैं उसकी नॉर्मेलिटी। और मोलैरिटी क्या होती है, अमाउंट पर dm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अमाउंट पर dm क्यूब ऑफ सॉल्वेंट होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मोलैरिटी कहेंगे। और तीसरी होती है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, अमाउंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मोलैलिटी कहेंगे। तीनों के लिए जो है वो हम डिफरेंट जो है वो यूज़ करते हैं फार्मूले, जो कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारे पास था जी
फेज में फेज को हमने डिफाइन किया, सॉल्यूशन के दोनों जो पार्ट्स हैं उसको हमने देखा कि वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास कितनी किस्म का होता है और तीनों किस्म के अंदर क्या क्या फ़र्क है ये हमने देखा, मोलर और मोलर सॉल्यूशन के अंदर क्या फ़र्क है, नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये जो नॉर्मल सॉल्यूशन अगर आपको बनाने के लिए कह दे या आपको मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कह दे या आपको मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कह दे तो आप क्या करेंगे, कौन सी कैलकुलेशंस जो आप परफॉर्म करेंगे, तो हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, देखें अब अगर आपको मैं से कहता हूं कि कोई बंदा कहता है जी कि आप क्या करें, प्रिपेयर 1 मोलर, ठीक है मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रिपेयर प्रिपेयर 1 मोलर 1 नॉर्मल एंड 1 मोलर मोलर solution of oxalic acid in water। ठीक है, प्रिपेयर 1 मोलर 1 नॉर्मल एंड 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एक्सोलिक एसिड इन वाटर। हमने ये तीनों के तीनों जो सॉल्यूशंस हैं इनको हमने प्रिपेयर करना है, तो इन तीनों सॉल्यूशंस को हम कैसे जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देखें इन तीनों सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन तीनों सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने के लिए हमें इनके फार्मूलाज जो हैं वो पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे तीनों फार्मूला लिख देता हूँ। मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैस मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन cm3। और जो हमारे पास होती है मोलैलिटी उसका फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन केजी, यहाँ मैस इन केजी। ठीक है जी, मैस ऑफ मैस 1 आवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा नॉर्मल सॉल्यूशन भी वैसे का वैसा होता है, लेकिन उसमें क्या फर्क होता है देखें। इसके लिए आपको उन तीनों का मोलर मैस पता होना चाहिए, उनका जो है वो यहाँ पे देखें मैस, मोलर मैस, वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे देखें जो आपके पास 1 dm³ होता है बेसिकली वो 1 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और उसके अंदर 1000 cm³ होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर 1000 ही क्या होते हैं ml और cm³ ये सेम है, dm³ और लीटर सेम है। ठीक है, तो केजी का क्या मतलब है, केजी का मतलब है ग्राम या किलोग्राम। तो पहले में हमने वॉल्यूम को जो है वो cm³ में लेना है और दूसरे में हमने यहाँ पे जो मोलर मैस आपको दिया हुआ है इसको हमने कैसे फाइंड करना है। देखिए मोलर मैस को फाइंड करना जो है वो पीरियोडिक टेबल से हम कर सकते हैं। मोलर मैस बेसिकली मैस ऑफ 1 मोल होता है। मोलर मैस देखिए जैसे मैं आपको कहता हूँ आप H2SO4 का फाइंड करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है पीरियोडिक टेबल में 2 एटॉमिक मैस है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का 16 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा 64। तो उसको आप जब जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं आपको पीरियोडिक टेबल से नज़र आ जाएंगी कि मोलर मैस क्या होता है। मोलर मैस जो है वो हम जितने भी एटम्स का मैस दिया होता है यानी कि एटॉमिक मैस दिया होता है उन एटम्स के मैस को हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं और जितने एटम्स होते हैं हम उस मैस को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी सबको जमा कर देते हैं तो हमारे पास नेट मैस आता है, उसको मोलर मैस कहते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास चीज़ आती है जी मोलैरिटी। मोलैरिटी मैंने आपको 1 दी है तो यहाँ पे देखें सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 फाइंड करनी है, 1 इसकी मोलैरिटी। मैं ये वाला सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करके बताता हूँ। तो 1 मोलैरिटी है हमारे पास। ठीक है, मैस हमें वो होगा कंपाउंड का जो हमने निकालना है। ठीक है, 1 जो मैं फिर ये जो H2SO4 तो क्या होता है हमारे पास होता है लिक्विड होता है तो हम यहाँ पे सॉलिड का जो है वो बना लेते हैं। तो सॉलिड का यहाँ पे मैं आपके सामने NaH का जो है NaOH का सोल्यूशन बना लेता हूँ। तो NaOH का कितना होता है 23, ऑक्सीजन सोडियम का होता है 16 सोडियम का, तो ये बनेगा एक हाइड्रोजन का तो ये 40 बन जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो आप कितने बनाना चाहते हैं
1 लीटर में से क्या, तो 1 लीटर में कितने cm³ होते हैं, 1000 होता है, तो 1000 1 से कट जाएगा, तो m = 40 ग्राम आ जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए सोल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये मोलैलिटी का सोल्यूशन भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना ये है कि आपको 40 ग्राम लेने हैं, किसके, 40 ग्राम ऑफ NaOH आपको लेने हैं, ठीक है। और आपको 1 लीटर लेना है वाटर, उसके अंदर आप डाल देंगे तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 1 मोलर। तो मोलर में यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया है 1000 cm³, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है 1 kg। तो 1 kg आप यहाँ पे लेंगे सॉल्वेंट को, मैस सॉल्वेंट जो आपने लेना है यहाँ पे, वो आप क्या करेंगे kg में लेंगे, तब आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, वरना आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, से मैं आपको कहता हूँ 250 ग्राम ऑफ बेंजीन आपको कहता हूँ या कुछ भी कहता हूँ, तो आप यहाँ पे पहले, अगर आप मैं ग्राम में देता हूँ तो आप उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप मैस ऑफ सॉल्वेंट पुट करेंगे वो केजी में होना चाहिए। अगर आप उसको ग्राम में पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1000 लिख लें और यहाँ पे आप ग्राम में पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ केजी में पुट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट केजी में पुट कर सकते हैं। तो आपने सिंपली वही वैल्यू मोलर मैस आप यहीं, अगर आपको 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए क्या दिया जाए 1 लीटर में, तो यहाँ पे आप वह लिखेंगे 1000 या ग्राम लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1/1 हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जो है वो आपको जो है वो 40 ग्राम ही आपको यूज़ करना पड़ेगा 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए भी। तो मोलर जो सोल्यूशन होता है और मोलर जो सोल्यूशन होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि जो मोलर सोल्यूशन होता है, मोलैलिटी को हम बड़े m से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मोलैलिटी होती है उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर और मोलर सोल्यूशन को बनाने के लिए जो स्कीम्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये 2 बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ये वाला और ये वाला। ये दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके आप जो है मोलर और मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है नॉर्मल सोल्यूशन की, तो नॉर्मल सोल्यूशन में हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो रिप्लेसेबल आयंस हैं वो कितने हैं, और उसके लिए आपको जो है वो उसकी इक्वेशन देखनी पड़ती है कि वो जो इक्वेशन है उससे हम जो नॉर्मल सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप रिएक्शन करवा रहे हैं किस किस का, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं एक्जोलिक एसिड COOH और NaOH के अंदर दरमियान, तो इसमें आपने क्या देखना है कि हमने H को सोडियम से रिप्लेस करना है, तो इसमें रिप्लेसेबल आयन कितने हैं। वैसे एक्जॉलिक एसिड यहाँ पे COOH होता है, साथ दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसमें 2 रिप्लेसेबल आयन हैं। तो हम जो मोलर मैस होता है उसको 2 से डिवाइड करके वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो उसका नॉर्मल सोल्यूशन होता है, बाकी उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो उसमें हम चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस कितने हैं। जितने हमारे पास नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस होंगे उतने आयंस को हम मोलर मैस जो हमारे पास आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे, और वो जो मोलर मैस की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। नॉर्मलिटी और मोलैलिटी में बहुत थोड़ा फ़र्क है। इसमें हम सिंपली चेक करते हैं कुछ चीज़ों का नॉर्मल और मोलर सोल्यूशन सेम मैस से बनता है, जैसे आप HCl का बनाएं या NaOH का बनाएं, तो वहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास था ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ मोलर मैस, नॉर्मल, मोलर और मोलर सोल्यूशन। इसके अलावा हमने देखा कि सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फ़र्क होता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।